सद इफ्तिखार गुलजार साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, देखिए ये सदारत उर्दू में त्रिवेणी की सिनफ को ऐजाद करके उर्दू को के शेरी अदब में उन्होंने जिस तरह से इजाफा किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुलजार साहब ने उर्दू को ओढ़ना बिछोना बनाया है और उर्दू उनकी नस नस और रग रग में समाई हुई है, जिसकी मिसाल उनके वो खूबसूरत अशार हैं जिनके मदा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। गुलजार साहब का जम्मू यूनिवर्सिटी पर जो दस्ते शफकत है उससे हमारी यूनिवर्सिटी को एक नया वकार मिला है, एक नई इज्जत मिली है और यूं लगता है कि गुलजार साहब हमारी यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा हैं और हम उन्हें और खासकर वाइस चांसलर साहब मनोज धर साहब जो इस यूनिवर्सिटी के लिए दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत कर रहे हैं, जिस किसी भी फंक्शन में वो बात करते हैं तो गुलजार साहब का जिक्र जरूर करते हैं और फख्र से ये कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में गुलजार साहब तशरीफ फरमा हुए थे और हमारे साथ वो अब भी जुड़े हुए हैं। ये आपके बड़ेपन का एक बहुत बड़ा सबूत है कि इतने मसरूफ होने के बावजूद भी आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं जो A+ ग्रेड की हैसियत रखती है और ये सब प्रोफेसर मनोज धर की मेहनत और उनकी लगन की वजह से मुमकिन हो सका है। गुलजार साहब, मैं आपका दिल की खैर मकदम, दिल के गहराइयों से खैर मकदम कहता हूं और काफी देर के बाद आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं है कि मुझे एक नई जिंदगी मिली है और कोरोना पर का जो अटैक मुझ पे हुआ वो काफी गहरा था और बहुत दिनों के बाद तकी आबदी और हमारे वाइस चांसलर और अस्पताल के जो मुंतजिमीन थे उनकी मेहनत की वजह से मैं एक दफा फिर दोबारा दुनिया में आया हूं, तो इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं वाइस चांसलर साहब मनोज धर साहब का इसलिए भी बेहद शुक्रगुजार हूं कि बहुत मसरूफ हैं ये आजकल और कल ही हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे, हमारे यहाँ गुरु नानक देव चेयर का इफ्तिताह हुआ पंजाबी डिपार्टमेंट में, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारनामा है जो इनके दौर में जम्मू यूनिवर्सिटी में सर अंजाम हुआ या तय पाया। मैं इनका भी खैर मकदम करता हूं कि आज का दिन हमने चुना इसलिए कि आपकी त्रिवेणी पे बात की जाए। त्रिवेणी को चूंकि हमने शामिल निसाब किया हुआ है और हम चाहते हैं कि नई नस्ल इससे जुड़ सके। त्रिवेणियाँ जो है वो चूंकि आपके तजर्बे को आगे ले जाया जा सके, तो इसलिए हमने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया है इस पे बात करने की कि जिन्होंने इन पे बहुत काम किया है और जो अगरचे के दिन को मसरूफ रहते हैं इंसानों का इलाज करने में, लेकिन रात को वो मसरूफ रहते हैं उर्दू की खिदमत करने में। मेरी मुराद है मशहूर मुआलिज और मशहूर अदीब और नाकिद और हमारी यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर जनाब सईद तकी आबदी साहब से कि जो अस्पताल में सुबह काम करते हैं लेकिन रात को जब मैं उनसे बात करता हूं तो कभी 2:30 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं वहां के वक्त के मुताबिक, और ये अभी तक काम कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि उर्दू का जो जज्बा इनमें है, उर्दू की खिदमत का जो जज्बा इनमें है वो कायम व दायम रहे और हम इनसे इस्तिफादा कर सकें, इनके ख्यालात को मजीद हम नई नस्ल तक पहुंचा सकें। मैं आप सब लोगों का जो पैनलिस्ट है हमारे, आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूं और चूंकि हमारे गुलजार साहब बहुत ही मसरूफ
तरीन इंसान हैं, अदीब हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, क्या क्या नहीं है, एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी जिसको हम कहते हैं, उसकी उस शख्सियत के हामिल हैं गुलजार साहब। उन्हें जाना है और उनकी त्रवेनियां भी हमने सुननी है। तो मैं आपके दरमियान और गुलजार साहब के, तकी आबदी साहब के और वाइस चांसलर साहब के दरमियान ज्यादा न रहते हुए आप सबको दिल की गहराइयों से एक दफा फिर इस्तकबाल करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं। और तकी आबदी साहब ने कहा कि मैं बाद में बोलूंगा, बाद में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं पहले इस्तकबालिया खुतबा दे चुका हूं, इसलिए गुलजार साहब ही बोलेंगे। क्योंकि गुलजार साहब हमारे मेहमान खास हैं, इसलिए हमारे नाजरीन जो हैं वो इनको सुनना पसंद करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, गुलजार की त्रवेनी इस मौजू पर आप मुख्तसरन मगर जामे लेक्चर जो हैं वो पेश करें। जनाब सईद तकी आबदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी। सदर महफिल इज्जत महाब प्रोफेसर मनोज कुमार धड़ साहब, मेहमान खुसूसी गुलजार वो गुलशन उर्दू मोहतरम गुलजार साहब, जी शुक्रिया। मेजबान मुकर्रम प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक साहब, और तमाम दोस्तों अहबाब जो हमसे जुड़े हुए हैं, अर्ज ये कर रहा हूं कि जब एक शख्सियत कई जहत में होती है, यानी करोड़ों लोग गुलजार साहब को जानते हैं सेलुलाइट लाइफ की जानिब से, लेकिन वो बेसिकली आप देख रहे हैं, मैं बात करूंगा कि एक तख्लीक़कार हैं तो मुश्किलात हैं, तो मैं इशारों से बात करता हुआ आगे बढ़ूंगा कि जो शख्स शायर भी है, नावल निगार भी है, अफसाना निगार भी है, कहानी नवीस भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है, मुकालमे निगार भी है, जो गीतकार भी है, इसके अलावा आप देखते हैं कि वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो जब ये तमाम चीजें एक शख्सियत में आ जाती हैं तो एक चीज दूसरे को ढांपने लगती है। आज की जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि इस जाविये से रोशनी डाली जाए जिस जाविये पर कम रोशनी पड़ती है। तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन नीफ सदी से गुलजार साहब उम्दा शायरी कर रहे हैं, कई मजमुए आ चुके हैं जिससे आप सब खूब वाकिफ हैं। 21वीं सदी के उम्दा तरीन शोरा में आपका शुमार होता है। आज हमारी जो गुफ्तगू है, क्योंकि वक्त का दायरा महदूद है, मैं चाहता यह हूं कि यह गुफ्तगू जामे भी हो, मुस्तनद भी हो, इस वजह से कि ना लिटरेचर में इस पर ज्यादा हमारे पास मसाइल पेश किए गए हैं, ना इल्म उरूज और इल्म खाफिया या हमारी जो साख्तियात की जो किताबें हैं उसमें ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जी सर कि गुलजार साहब ने तकरीबन हेलो 45 साल पहले आपके ये आप देख रहे हैं कि तिरवीनी को आपके इजाद किया। मैं ये गुजारिश करूंगा जो लोग हमारे पैनल में हैं अपनी टेलीफोन्स वगैरह को, ताकि हम अब गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। तो गुलजार साहब की तकरीबन 200 के करीब तो तिरवीनी इस वक्त मतबूआ हालत में मौजूद हैं। आप तिरवीनी के मोजिद हैं, आपने ये तिरवीनी इजाद की है। सवाल ये है, क्या उर्दू अदब में ये से मिसरे, ये 3 मिसरे वाली क्या नज़में नहीं थी? हमारे पास मुसल्लस तो खदीम में है, लेकिन तिरवीनी ना मुसल्लस है, ना जापान की जिससे हम वो करते हैं, तकलीद करते हैं, हाइको है, ना हिमायत अली शायर ने जो सुलासी इजाद की है, ना सुलासी है, ना तरसीले है, ना तकूनी है, ना तिपाई है। ये सब मुख्तलिफ नाम जो से मिस्री नज्म को दी गई है, उसका कोई ताल्लुक गुलजार साहब की इजाद करदा मुख्तसर नज्म से मिसरों की
तिरविनी से है। तो तिरविनी है क्या? पहले ये अर्ज करूं कि तिरविनी एक से मिसरे की मुकम्मल नज्म है, जिसके जो किसी भी उर्दू के बहर में कही जा सकती है, लेकिन इसमें खाफिया या रदीफ की पाबंदी नहीं है। और पहले दो मिसरे एक शेर का हुक्म रखते हैं और फासला देकर तीसरा मिसरा लिखा जाता है। तो हैयत के लिहाज से इसमें आजादी रखी गई है कि ये ना मुखफ़फ़ है, ना रदीफ, ना मुरद्दफ है, बल्कि एक बहर में है। जुदा इस वजह से है कि जितनी भी मैंने अभी आपके सामने गुफ्तगू की, जो हमारे पास उर्दू अदब में से मिसरई जो नज़में हैं, उसमें एक बयान, एक मौजू का तसलसल होता है, वो चीज यहां पर नहीं है। तीसरा मिसरा जो तिरविनी का है, वो या मौजू को बदल देता है और एक हैरत और एक उसमें आपके नए मानी आफरीनी देता है, या उसको यूं समझिए कि तौसी देता है, या उस पर आपके कमेंट करता है। ये बिल्कुल जदीद चीज है और यही तखय्युल को महमेज करती है। जब गुलजार साहब से पूछा गया था कि आपने इसका नाम तिरविनी क्यों रखा, तो उन्होंने वजह बताई, कहा कि जिस तरह से संगम पर गंगा और जमुना मिलते हैं वो तो नजर आते हैं, लेकिन तीसरी आपके जो है नदी, जो सरस्वती है, जो जमींदोज हो जाती है, तो इस त्रिवेणी, इस से मिसरई नज्म का काम यह है कि वो पोशीदा, वो जमींदोज आपके क्या कहते हैं, तीसरा मिसरा मानी आफरीनी को और इस नज्म के उस बातिनी रुख को बताता है। ये कमाल है। ये बर्रे सगीर की निजात की नज्म है, इसका कोई वजूद अरबी और फारसी में नहीं है। ये कभी आपके जो है इस तरह की कोई नज्म उन मुल्कों में लिखी नहीं गई। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि 21वीं सदी में जब हम लोग, यानी यूं समझिए कि तिरविनी क्यों जरूरत है, सवाल ये है तिरविनी की आज जरूरत क्या है। तिरविनी की जरूरत इस वजह से है कि देखिए, तिरविनी में जो जबान इस्तेमाल करते हैं गुलजार साहब, वो रायजुल वक्त जबान बदल चुकी है। यानी तिरविनी उर्दू की नज्म तो है, लेकिन इसमें 3 धारे दूसरी जबानों के अल्फाज इसमें मिलाए गए हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं प्राकृत है, हिंदी है और संस्कृत के अल्फाज हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी के अल्फाज हैं और यूरोपियन अल्फाज हैं, और तीसरी तरफ वो पुराने अरबी और फारसी के जो कम होते जा रहे हैं उन अल्फाज का भी उसमें चटखारा मौजूद है। तो रायजुल वक्त जबान में तिरविनी लिखी जा रही है, इस वजह से ये 21वीं सदी की जरूरत महसूस होती है। दूसरी चीज ये है, आप पूरी आपके जो है फन पर गुलजार साहब के नजर डाल लीजिए, वो गजल हो के, नज्म हो के, गीत हो के, माहिया हो के, तिरविनी हो, या आपके जदीद तराजुम के जो तजुर्बे हैं, मसला ये है ये रिवायत से भी जुड़े हुए हैं और ये जदीदियत से भी जुड़े हुए हैं। तो तिरविनी खुद एक ऐसा पुल है जो रिवायत को जदीदियत से जोड़ रहा है। उर्दू अदब को, मैं उर्दू का अपने आप को वकील कहता हूँ, वकालत कर रहा हूँ, उर्दू अदब को पनपने के लिए, इर्तिखा पर बाकी रखने के लिए और उर्दू अदब को जिंदा रहने के लिए उसको जरूरी है कि आज के माहौल, आज के जमाने के साथ चलते रहे। तो जबान का बहुत बड़ा तो रिवायत से जुड़ी हुई है, जदीदियत से जुड़ी हुई है। निकलसन ने एक बात बड़ी खूबसूरत इकबाल के लिए कही थी कि अल्लामा इकबाल की बुजुर्गी इसमें है कि अल्लामा इकबाल आपके माजी से भी अपने जो है हासिल करते हैं और मुस्तकबिल का ख्वाब भी अपने आपके उसकी पेशिन गोई करते हैं। तो मालूम ये हो रहा है बड़ी शायरी में अदवार खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक चीज ये है, आज की जो सदी है 21वीं सदी, ये आज की नस्ल साइंस के दूध पी कर बड़ी हुई है, साइंस की आंख से देखती है,
साइंस की आंख से सोचती है, साइंस के कान से सुनती है, साइंस के जायका चटखारे से फायदा उठाती है और साइंस के हाथों से ही टटोलती है। तो आजकल उर्दू अदब में ऐसे बहुत कम शायर हैं, गांगुश शुमार, मुझे तो कोई नजर नहीं आया, जैसे हमारे गुलजार साहब, जिन्होंने अपनी तिरवीनियों में, अपनी शायरी में जो साइंसी मसाइल हैं, जो साइंटिफिक मसाइल हैं, जो जदीद आपके उलूम हैं, इन सब को जगह दी है। और आप जानते हैं, जैसे कि आपके एक मजमूए का नाम खुद ये आगशुदा जो सैयारा है प्लूटो है, आप ब्लैक होल के बारे में, जिसको भंवर सिया कहते हैं, नज्म रखते हैं, आप अडाप्टेशन के बारे में गुफ्तगू करते हैं, आप जो है सितारे मार्स हो या जुपिटर हो उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। यानी उर्दू अदब को तिरवीनी के जरिए, गीतों के जरिए, गजल के जरिए, नज्मों के जरिए 21वीं सदी से और आइंदा सदी से जोड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ी जरूरत है। तो तिरवीनी इस वजह से जरूरत है कि इसकी जबान राइजुल वक्त है, इसमें जदीद उल्म से इस्तेफादा किया गया है, और आप देख रहे हैं कि इसमें अखलाक इंसानियत की आपके सबसे बड़ा, आप पूरी आप शायरी देख लीजिए या इनके अफसाने देख लीजिए या इनकी नावल निगारी देख लीजिए, मैं तिरवीनी पर बहस कर रहा हूँ, तिरवीनियां देख लीजिए तो उसमें आपको मरकज मिलेगा इंसानियत। वो इंसानियत की गुफ्तगू करते हैं, वो एहतराम इंसान, फजीलत इंसान, मुकाम इंसान, हुकूक इंसान को एक तरीके से पेश करते हैं जिससे जो है हमको बहुत फायदा होता है। इस वजह से कि अदब का मकसद ही है कि हम अदब के मकसद यानी उसकी जो मसाइल हैं उसको पेश करें। यही नहीं बल्कि 1945 में 1940 के करीब आप जानते हैं फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि क्यों हम अपनी शायरी में यहाँ के तशबीहात, यहाँ के इस्तियारात, यहाँ के मनाजिर, यहाँ के दरिया, यहाँ यानी क्यों शायरी को तुम अपनी भूमि से जोड़ते नहीं। हमने इस पे तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता ये चीज मैं कहूंगा कि फिराक गोरखपुरी ने दक्कनी अदब नहीं पढ़ा था जो 300 साल पुराना है, जिसमें ये तमाम चीजें हैं। हंस का जिक्र है, भौरे का जिक्र है, तितली का जिक्र है, आपके चमेली का जिक्र है, उसमें रवि का और आपके गोमती का और आपके यहाँ के दरियाओं का जिक्र है। लेकिन अगर आप तिरवीनियां देखें, अगर आप इनकी शायरी में देखें तो यहाँ की जमीन से इस तिरवीनियों की जड़ों को गहरा किया। तो इसी वजह से इनकी शायरी आपके जो है क्या कहते हैं पायदार है। और एक चीज बड़ी खूबसूरत ये है तिरवीनी में कि ये हर तबके से बात करती है। ये आपके जवानों के लिए इसमें आपके तिरवीनियां हैं, इसमें बूढ़ों के लिए, इसमें उम्र रसीदा के लिए, इसमें बच्चों के लिए, इसमें गरीबों के लिए, इसमें अमीरों के लिए, इसमें देहात और इसमें शहर के लोगों के लिए, इसमें किसान और इसमें आला ऑफिसर के लिए, आमी और आलिम सब के लिए गुफ्तगू की गई है। तो तिरवीनी एक ऐसा सहीफा है जो पूरे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। देखिए हमने कहा था कि ईजाद जो है जरूरत की माँ, यानी जब जरूरत होती है तो ईजाद होती है, और एहसास जो है मैं कहता हूं हमेशा कि जरूरत का बाप है। तो जब एहसास और जरूरत साथ आए तो तख्लीक जदीद होती है। ये तजुर्बा जो 45 साल पहले हमारे गुलजार साहब ने किया है तिरवीनी का, आजमा कर तो देखिए तो आपको मालूम होगा कि किस खूबसूरती के साथ ये पूरी तरीके से आज की हमारी जो जरूरतें हैं, अदब को जोड़ना, इस वक्त उर्दू अदब को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, उर्दू अदब को रोटी रोजगार से जोड़ना, उर्दू अदब को आपके जो है उलूम जदीदिया से जोड़ना, उर्दू अदब को आज के माहौल से जोड़ना, वो तमाम चीजें आपको इनकी तिरवीनियों में मिलेंगी। अगरचे के 200-250 के करीब हैं, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इनके पास कोशिश ये है। इसी वजह से ये जो इश्क की बात करते हैं, ये जो मोहब्बत का शायर है, ये किसी आपके सरहद में मैसूर नहीं। हमारे गुलजार साहब ऐसे घने दरख्त हैं कि इसका साया ना सिर्फ आपके जो है सरहद के दोनों पार है, बल्कि उर्दू की जो 8 बस्तियां हैं और 9 नई बस्तियां हैं, वहां पर भी इनका जिक्र खैर होते रहता है। लोग फख्र से कहते हैं कि हमने आपके जो है गुलजार को सुना है, हम गुलजार के मुशायरे में जाएंगे तो आपको ये मालूम हो रहा है कि ये तिरवीनी जो है, जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आजकल हमको उलूम में उरूज और
خافیہ پڑھایا نہیں جاتا. آج کل ہمارے پاس استاد اور شاگرد کا رشتہ باقی نہیں ہے. تو یہ تروینی میں کمال یہ کیا ہے گلزار صاحب نے کہ یہ تو اگرچہ کہ یہ 3 مصرے ایک بحر میں کہے جاتے ہیں، لیکن نہ اس میں آپ کے وہ سختی خافیہ ہے، نہ اس میں آپ کے مردف یا ردیف رکھنے کی گفتگو ہے. یہ آزاد طریقے سے آپ اردو کی تمام بحروں میں کوشش کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان گزشتہ 3-4 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پنپ رہی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ ہماری ایک اچھی شاعرہ آپ کے جو ہے زیب النساء زیبی نے تو پوری آپ کی کتاب آپ کے کیا کہتے ہیں خود کہہ رہی تھی کہ جو ہے تروینی پر آپ کے لکھ دی ہے. تو تروینی پنپ رہی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ دور کی جو ضرورتیں ہوں گی اس کو آپ کے جو ہے تروینی آگے بڑھائے گی. یہ کہتے ہوئے، یہ چھوٹا سا کرتے ہوئے میں 1-2-3 تروینیوں کا آپ کے جو ہے تشریح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مطالب میں نے بیان کیے ہیں تمہیداً طور پر جو بورنگ تھے، اس کو میں آپ کے جو ہے دیکھیے. دیر تک آسماں پہ اڑتے رہے ایک پرندے کے بالوں پر سارے. آپ بعد میں کلام شاعر بزبان شاعر سنیں گے، وہ تو الگ چیز ہے. جیسے کہتے ہیں جگر جگر ہے، دیگر دیگر ہے، وہ تو آپ وہ انجوائے کریں گے. لیکن میں تشریح کر رہا ہوں جو مطالب بیان کیا ہوں کہ دیر تک آسماں پہ اڑتے رہے ایک پرندے کے بالوں پر سارے، باز اپنا شکار لے کے گیا. پہلے 2 مصرے ایک شعر ہے، منظر کشی ہے. آپ سب نے دیکھا کہ عقاب جب کسی پرندے کو لے لیتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اس کو اس کے پر اور بال کو نوچ دیتا ہے، نکال دیتا ہے، تاکہ اس میں اڑنے کی کیفیت نہ رہے. پھر اس کو لے جا کر ایک اونچے مقام پر، وہ جھاڑ ہو یا پہاڑ ہو یا چٹان ہو، وہاں پر اس کو اپنا لقمہ بناتا ہے. تو اس کے پر جو ہے وہاں سے جب آتے ہیں تو فضا میں کچھ دیر تک آہستہ آہستہ سے ہوتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک منظر کشی ہے. تیسرے مصرے نے منظر کا پورا نتیجہ بھی دے دیا. لیکن اصل میں یہ تروینی جو ہے بڑی عمدہ تروینی ہے، معنی آفرینی ہے. یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پر شاعر جو ہے اس ایک منظر کشی کی تمثیل اور تمثال سے موت کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم لوگ جو موت جب ہم پر آئے گی تو ہم ایسے بے بس اور بے کس ہو جائیں گے کہ جب موت ہم کو اٹھا کر لے جائے گی تو ہماری جو زندگی پوری 70 60 50 سال کی، جو ہمارے کپڑے، جو ہمارا جسم، جو ہماری کمائی، جو ہمارا گھر، یہ سب یہاں پر آہستہ آہستہ فنا کی منزل میں رہتے ہوئے برباد ہو جائیں گے. اور موت کا پنجہ ہم کو لقمہ اجل کر کر ہمیشہ کے لیے لے جائے گا. تو اب آپ پڑھیں گے کہ موت کے کانسیپٹ میں تو اس کے معنی پورے بدل جائیں گے. تو آپ کو معلوم یہ ہوا کہ کس طریقے سے ایک تروینی ایک چھوٹی نظم ہے کہ موت جس طرح سے آپ کے ہر، اور یہ سارے بالوں پر سارے، یہ اتنا خوبصورت چیز تھی کہ خود گلزار صاحب نے اپنے مجموعے دیوان کا نام جو ہے آپ کے بالوں پر سارے رکھا ہے. دیکھیے ایک تروینی سناتا ہوں. کچھ خوابوں کے خط ان میں، کچھ چاند کے آئینے، سورج کی شعائیں، شیروں کے لفافے ہیں، کچھ تجربے ہیں میرے، کچھ میری دعائیں. نکلو گے سفر پر جب یہ ساتھ میں لے لینا، شاید کہیں کام آئے. 3 مصروں. جب تروینی لکھی جاتی ہے تو 2 مصروں کے بعد تیسرے مصرے کے لیے یہاں پر ایک جگہ چھوڑی جاتی ہے. یہ بھی ایک اس کا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پر ذہن کو ایک وقت دیا جاتا ہے سوچنے کے لیے. یہ در حقیقت ان کہا تیسرا مصرع ہے. یہ جو تروینی میں نے پڑھی، یہ تروینی گلزار صاحب نے اگرچہ کہ اپنی بیٹی بوسکی کے لیے لکھی، جو باپ کی نصیحت ہے بیٹی کے لیے. کچھ خوابوں کے خط ان میں. دیکھیے باپ کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں تمناؤں، تجربوں اور دعاؤں سے نوازے. خوابوں کے خط ان میں، کچھ چاند کے آئینے، گفتگو پوری استعاروں میں، علامات میں، اشاروں میں اور پیکروں میں کی گئی ہے. بڑی شاعری. چاند علامت ہے حسن زندگی کا، چاند علامت ہے
मोहब्बत का, सुकून का, इत्मीनान का, आसूदगी का। बाप कह रहा है कुछ ख्वाबों के खत इनमें, ये मेरे ख्वाब हैं, ये मेरी आपके जो है तमन्नाएं हैं, जिसमें तू, तेरी जिंदगी, तेरी मोहब्बत, तेरा सुकून, तेरे आसूद की तमन्ना है। सूरज की शुआएं हैं, सूरज मस्तर है कामयाबी का, तरक्की का, सुरखरुई का। बाप बेटी के लिए तीनों तमन्नाएं कर रहा है। शेरों के लिफाफे हैं, कुछ तजुर्बे हैं मेरे, कुछ मेरी दुआएं हैं। तजुर्बे जो है औलाद को दिए जाते हैं इस वजह से कि तजुर्बे किताबों के पढ़ने से नहीं मिलते, तजुर्बे रास्ते पर चलने से, बाल सफेद करने से हासिल होते हैं। तजुर्बे आपके गिरते गिरते संभलने से मिलते हैं। जो अपना बाप जो है अपने बेटे को, अपनी बेटी को दे रहा है, ये कह रहा है कुछ तजुर्बे हैं मेरे, कुछ मेरी दुआएं हैं। दुआएं मादी नहीं होती, दुआएं इल्हामी होती हैं, दुआएं खरीदी नहीं जा सकती। तो आपने देखा कि इन एक शेर में, दो मिसरों में बाप ने जो बेटी के लिए दुआएं की हैं, जो आरजुएं की हैं, जो तमन्नाएं की हैं, जो गुफ्तगू की है। निकलोगे सफर पर जब तुम्हारी जिंदगी चलेगी, ये साथ में ले लेना, शायद कहीं काम आए। कितनी खूबसूरत आपके जो है तिरबीनी है। तीसरे उसने बता दिया, तो अगरचे के ये बॉस्की के लिए लिखी गई है, लेकिन ये तिमसिली हर बाप अपनी बेटी के लिए आपके जो है कहता है कि जो है ये तमन्नाएं हर बाप की होती है कि जब तुम रास्ते जाओ तो तुम देखो रास्ते में जो है पेचोखम आएंगे, रास्ते में अंधेरे आएंगे, यहाँ पर सूरज और चांद रोशनी की अलामत है। ये मेरी दुआएं, ये मेरे तजुर्बे जो रोशनी और उजालों की आपके जो है नकीब हैं, इनको साथ रख लो। मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं, मेरे तजुर्बे जो है इस रोशनी को पहुंचाएंगे ताकि तुम इस रास्ते से गुजर सको। तो आपने देखा कि इसको कहते हैं आपके तीन मिसरों में एक पूरे आपकी दुनिया को समो देना। एक और आपके जो है अब इश्किया मैं पढ़ता हूं, वो इश्किया ये है, शोला सा गुजरता है मेरे जिस्म से होकर, किस लौ से उतारा है खुदावंद ने तुमको, तिनकों का मेरा घर है, कभी आओ तो क्या हो। खूबसूरत इश्किया, माशूक और आशिक की रुदात बयान की गई है, क्योंकि गुलजार साहब बेसिकली मोहब्बत के शायर कहते हैं कि माशूक क्योंकि शोला बदन है तो वो शोला अंगेज भी है और वो आशिक को जलाने में माहिर भी है, आपके शोला दोस्त भी है। शोला सा गुजरता है मेरे जिस्म में होकर, किस लौ से उतारा है खुदावंद ने तुमको। शमा का जो ताज होता है वो शोला है, और शोले के ऊपर जो होता है, जो तुर्रा होता है, वो उसकी लौ है। तो कह रहे हैं गुलजार साहब कि जिस तरीके से शमा के शोले और लो से परिंदा परवाना जलकर रोशन हो जाता है, अगरचे कि उसको फना हासिल होती है लेकिन उसमें बखा मिल जाती है उसको। कहते हैं ये पहला शेर बयान कर मेरे पास वक्त नहीं है, वरना ये एक शेर जो है आधे घंटे की तफसील लाता है। कहते हैं कि उसी तरीके से सस्पेंस यहाँ पर यह है कि तू शोला बदन है, तूने आशिक को शोला दोस्त कर दिया है, शोला वर कर दिया है। अब अगर तू ये मेरे घरौंदे में जो तिनकों का बना हुआ है, जो जिस्म कहें या जिंदगी कहें, आए तो क्या हो। अब पढ़ता हूं फिर, शोला सा गुजरता है मेरे जिस्म से होकर, किस लौ से उतारा है खुदावंद ने तुमको, तिनकों का मेरा घर है, कभी आओ तो क्या हो। यानी आशिक वाकई में फना हो जाएगा, परवाने की तरह जलकर राख हो जाएगा। तो नए नए मतालिब, इस वजह से हमको तिरवीनी की जरूरत है 21वीं सदी में। इस वजह से मैं चाहता हूं कि ये यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल हो। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आज का हमारा शायर जो ज्यादातर आपके उर्स, मैंने आज से 22 साल पहले रुमूज शायरी लिखकर बताया कि उर्स के ये मसाइल हैं। मैं चाहता यह हूं कि आजादियां हों। देखिए इस वक्त हमारे उर्दू अदब के जो लोगों की तादाद है, अगर मैं कहूं कि मुझे पानी दो, तो 400 मिलियन अफराद यूनेस्को के लिहाज से उर्दू जानते हैं। 400 मिलियन अफराद जो है आज उर्दू समझ सकते हैं। और आपको मालूम है आपके उर्दू में इस वक्त जो है मैक्सिमम जो है 3000 4000 शायर से ज्यादा नहीं है। हिसाब करके देख लीजिए, यानी एक शायर 10,000 में है।
اتنا خیت الرجال ہے، تو اس زمانے میں اور مشکلات نہ دی جائیں، بلکہ ان کو تخیل کو ابھرنے دیا جائے، کوشش کی جائے، قلم ہاتھ میں لیا جائے، تروینیاں لکھی جائیں۔ اب ایک تروینی دیکھیے، نہ ہم مڑے نہ کہیں راستہ مڑا اپنا، سادے سادے الفاظوں میں۔ میں گفتگو ہی نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کے جو ہے ترکیبیں کہاں پر ہیں، اس میں آپ کے مرات النظیر کہاں پر ہے، اس میں تشبیہات کہاں پر ہیں، استعارات کہاں پر ہیں، اس کا وقت نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حقیقی شاعری اس کو کہتے ہیں، نہ ہم مڑے نہ کہیں راستہ مڑا اپنا، نشیب آئے کہیں اور کہیں فراز آئے، میں نیچے نیچے چلا تم بلندیوں پہ رہی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ابھی تک یہ بتایا جاتا تھا کہ عاشق اور معشوق میں جدائی اس وجہ سے ہوتی تھی کہ دونوں کے راستے دوسرے تھے، ایک شادی کے راستے پہ جاتا تھا، ایک غم کے راستے پہ جاتا تھا، ایک درد کے راستے پہ جاتا تھا، ایک نشاط کے راستے پہ جاتا تھا۔ مگر کمال کر دیا اس شاعر نے، پہلے کہا کہ راستے میں کہیں تبدیلی نہیں آئی، وہی راستہ ہے، نہ موڑ آیا نہ پیچ آیا، صرف یہ ہوا میں نیچے نیچے چلا۔ یعنی ہمارے فکر میں، ہمارے علم میں، ہمارے اقتصاد میں فرق تھا۔ ہم ایک غریب تھا، ایک امیر تھا، ایک پڑھا لکھا تھا، ایک جاہل تھا، ایک بڑے خاندان کا راجا تھا، ایک غریب اور بھکارن کا طرفدار تھا۔ نہ ہم مڑے نہ کہیں راستہ مڑا اپنا، نشیب آئے کہیں اور کہیں فراز آئے، میں نیچے نیچے چلا تم بلندیوں پہ رہے۔ تو تیسرے مصرے نے کمال کر دیا، پورے موضوع کو بدل دیا، پوری کہانی کو آپ کے جو ہے ایک نیا روپ دیا۔ تو اب آپ دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ یہ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بے لگام اڑتی ہیں کچھ خواہشیں ایسے دل میں۔ یہ دیکھیے، بے لگام اڑتی ہیں کچھ خواہشیں ایسے دل میں، میکسیکن فلموں میں کچھ دوڑتے گھوڑے جیسے۔ یعنی شاعر نے ہمارے تجربے کو جو ہے یہاں پر دعوت دے دی کہ ہم نے دیکھا یہ کاؤبوائز فلم میں کہ یہ کس تیزی سے سرعت سے یہ میکسیکن گھوڑے آپ کے جو ہے دوڑتے ہیں۔ شاعر نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور آپ کے جو ہے کہا کیا، بے لگام اڑتی ہیں کچھ خواہشیں ایسے دل میں، میکسیکن فلموں میں کچھ دوڑتے گھوڑے جیسے، تھان پر باندھی نہیں جاتی سبھی خواہشیں مجھ سے۔ شوپنہاور نے کہا تھا کہ ڈیزائر، خواہش جو ہے اس کائنات کا سب سے بدترین چیز ہے، اور علامہ اقبال نے پورے 180 ڈگریز اس کی مخالفت کر کے کہا خواہشی سے انسان باقی رہتا ہے۔ مگر یہ ہے، میری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ آرزو خراب نہیں ہے، خواہش خراب نہیں ہے، کون سی خواہش ہو اس کی بات کر رہے ہیں، یا یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ اور ان کے ہمارے گلزار صاحب کے جو کیا کہتے ہیں، گلزار صاحب عاشق ہیں غالب کے، غالب نے بھی کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ خواہشیں جو ہیں میکسیکن گھوڑوں کی طرح سے اڑتی ہوئی ہر روز آپ کے جو آتی ہیں، یہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو تھان پہ باندھا نہیں جا سکتا سمپل طریقے سے۔ لیکن پہلے شعر نے کمال دیا ہے، اور یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بتا رہا ہے شاعر کہ خواہشوں میں وہ پوری طریقے سے کنٹرول نہیں کرتا، جس وجہ سے تھان پہ باندھی نہیں جاتی سبھی خواہشیں مجھ سے۔ یعنی I cannot do all this، آپ کے کیا کہتے ہیں، ڈیزائر کسی طریقے سے۔ تو میں سامنے اور ایک خوبصورت، آپ کے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہم کو گلزار صاحب سے سننا ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، لیکن میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں تشریحی طریقے سے جا رہا ہوں، وہ تو سنیں گے آپ۔ دیکھیے، ایک تجربہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ٹیبل پر کل کا اخبار پڑا رہتا ہے، اس سے کیا تروینی ساکھ سجائی ہے، سامنے آئے میرے دیکھا، سامنے آئے میرے دیکھا مجھے بات بھی کی، منظر ہے، سامنے آئے میرے دیکھا مجھے بات بھی کی، مسکرائے بھی پرانی کسی پہچان کی خاطر، کل کا اخبار تھا بس دیکھ لیا رکھ دی دیا۔ بس کمال ہے تیسرے مصرے کا، یہی میں عرض کر رہا ہوں۔ یعنی جیسے ہم پرانے اخبار کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ دلچسپ چیزیں ہیں، کچھ دلچسپ چیزیں نہیں ہیں، تو کیونکہ پرانی یادیں وابستہ تھی معشوق اور عاشق میں، تو معشوق جب آیا
عاشق کو دیکھا اور اس کی وہ یادیں کچھ دیر آئیں لیکن کوئی توجہ نہ کی، بس آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو پرانے اخبار کی طرح سے استعمال کر کر آپ کے جو ہے چھوڑ دیا۔ آخری جو ہے میں آپ کے کیا کہتے ہیں ایک عشقیہ اس پر تمام کرتا ہوں کہ اتنے عرصے بعد ہینگر سے کوٹ نکالا۔ دیکھیے کمال یہ ہے ہمارے گلزار صاحب کی شاعری میں کہ گلزار صاحب کی شاعری میں بناوٹ نہیں ہے، سادگی ہے۔ ملٹن نے کہا تھا 3 چیزیں شعر کو بڑا بناتی، سادگی، جذبات اور صداقت۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں بناوٹ کی شاعری جو ہے نہیں چل سکتی۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں، اتنے عرصے بعد ہینگر سے کوٹ نکالا۔ ہینگر بھی انگریزی ہے، کوٹ بھی انگریزی ہے، یہی رائج الوقت اردو ہے۔ اتنے عرصے بعد ہینگر سے کوٹ نکالا، کتنا لمبا بال ملا ہے کالر پر۔ اب یہ لمبا بال کالر پر، کالر موانخہ کی وجہ سے ہوتا ہے، گلے ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لمبا بال آپ کے جو ہے عام طور سے معشوق کی طرف اشارہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں آپ کے جو ہے سنت ہے یہ کہ شعلے سے آپ دور تک پہنچتے ہیں۔ اتنے عرصے بعد ہینگر سے کوٹ نکالا، کتنا لمبا بال ملا ہے کالر پر، پچھلے جاڑوں میں پہنا تھا یاد آیا۔ حالی نے غالب کے ایک شعر پہ، جب میں قدا چھٹا تو رہی کیا جگہ کی خیر، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی خانقاہ، جہاں پہ شراب پی نہیں جاتی، جب حریفوں کے ساتھ شراب پینے کا مزہ نہیں رہا تو غالب کہہ رہا ہے کہیں بھی پی جا سکتی ہے۔ حالی کہتے ہیں اس شعر کی خوبصورتی یہ ہے کہ نہ اس میں شراب کا ذکر ہے، نہ اس میں ساغر کا ذکر ہے، نہ اس میں سراہی کا ذکر ہے، نہ اس میں پیالے کا ذکر ہے۔ وہی چیز یہاں پر ہے، یہاں پہ معشوق کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف شاعر یہ کہہ رہا ہے ایک لمبا بال جو ہے کوٹ کی کالر پہ ملا ہے اور مجھے اتنا یاد ہے کہ میں جاڑوں میں پہنا تھا۔ اس سے پوری تاریخ معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا تھا اور کس طریقے سے آپ کے ہوا تھا۔ بہرحال باتیں کرنے کو بہت کچھ ہیں، بس آخری جو ہے یہ سن لیجیے جس کو میں تشریح نہیں کرتا کہ یہ تجربہ ہے ہمارا کہ جب ہوا چلتی ہے تو کتابوں کے صفحے کس طرح سے پھڑ پڑاتے ہیں۔ تمام صفحے کتابوں کے پھڑ پڑانے لگے، ہوا دھکیل کے دروازہ آ گئی گھر میں، کبھی ہوا کی طرح تم بھی آیا جایا کرو۔ کتنی خوبصورت چیز ہے، ایک پورے منظر کشی کو، ایک پوری تشبیہ کو، ایک پورے منظر نگاری کو، یہی ہے ایک بڑی شاعری کہ جو اثر شاعر کے دماغ میں ہو رہا ہے پڑھنے والے اور سننے والے کے دماغ میں آپ کے وہی اثر پیدا کر دے۔ اسی کو کامیاب ترسیل کہتے ہیں، اسی کو کامیاب ابلاغ کہتے ہیں، اسی کو کامیاب شاعری کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ شاعر پوری طریقے سے اپنے سننے والوں پر قدرت رکھتا ہے جس طریقے سے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں خالق شعر۔ جس طرح سے خالق کو اپنی مخلوق پر پوری طریقے سے اعتبار اور پوری طریقے سے اختیار ہوتا ہے، شاعر بھی اس اپنے اثر سے پڑھنے والے کو، سننے والے کو اپنا محسور کر سکتا ہے۔ بہت سی گفتگو ہے، کبھی اور کروں گا۔ بس اس کے ساتھ میں یہی کہتا ہوں کہ کچھ نکات تروینی کے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور دعا یہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کے شمع اسی طرح سے روشن رہے اور کام کرتی رہے اور اس طرح سے اردو ادب میں اجالا رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہاب صاحب نے اس چیز کا انتظام کیا ہے، اور محترم آپ کے وائس چانسلر صاحب جو عاشق ہیں خود ہمارے گلزار صاحب کی شاعری کے، وہ اس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اب میں بہت بہت معذرت کے ساتھ کچھ وقت زیادہ ہو گیا ہے، شہاب بھائی آپ کی طرف مراجعہ کرتا ہوں۔ تقی آبدی صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جس طرح سے تروینی کی تعریف کی اور اس میں پیش کیے جانے والے موضوعات سے بحث کی، اور خاص کر گلزار صاحب کی تروینی کے بارے میں آپ نے یہ بتایا کہ یہ امیر کے لیے بھی لکھی گئی ہے، غریب کے لیے بھی لکھی گئی ہے، اس میں اخلاقی عناصر بھی ہیں اور عشقیہ پہلو بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے کم وقت میں گویا
समंदर को एक कोजे में बंद करने की कोशिश की है और जिसमें आप महारत रखते हैं, आपका ये फन है कि आप समंदर को कोजे में बंद कर लेते हैं। और यकीनन जितने भी सामीन हैं या नाजरीन हैं, इस वक्त वो या तो फेसबुक पे भी देख रहे हैं और लाइव भी हमारा ये नशर हो रहा है प्रोग्राम, वो इस इंतजार में है कि गुलजार साहब बड़ी देर के बाद हमारे स्टूडेंट से, स्कॉलर से, हमारे टीचर से और हमारे जो सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं उनसे बात करें और उनको अपनी चंद त्रिवेणियों से महसूस करें। इसलिए मैं आपके दरमियान और गुलजार साहब के दरमियान ज्यादा हाइल ना होते हुए मैं दावत देता हूं पद्म भूषण जनाब गुलजार साहब को कि वो अपने ख्यालात से और अपनी शायरी से हमें महसूस करें। जनाब गुलजार साहब। जी शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सदर मनोज जी, आपकी इजाजत से मनोज जी, प्रोफेसर मनोज, मैं उन्हें बड़ी बेतकल्लुफी से मनोज जी कह लेता हूँ, लेकिन मैं एक और आपका चाहने वाला हूँ, मता हूँ आपका। और तस्वीर नजर नहीं आ रही है। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा वो छोटे आप नजर आ रहे हैं आप। तो ये लीजिए। ओके, चलिए, मैं अब आपको मेरी सूरत नजर आ गई तो जी जी जी। जरा बड़ी करके दिखानी पड़ती है। हाँ, नहीं आपने जिस तरह से त्रिवेणी को पेश किया है और जिस तरह से उसकी, मैं कहूँ ये आपकी किताब है ना, जी 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 जी। जिस तरह आपने इस पर इसकी तशरीह की है और तज्जिया किया है, ये शायर के लिए खुद करना मुमकिन नहीं है ना। वो कोई थोड़ी सी एक बेसाख्तगी होती है जिससे वो शेर कह लेता है, लेकिन उसका अगर तज्जिया करना शुरू करे तो वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा उसको। तो वो मतलब वो पत्तियां ही गुलाब की अगर एक एक करके निकाले, लेकिन वो फन आपके पास है, वो आप माहिर हैं और आप कमाल करते हैं कि जरा ना। शायर को एहसास हो कि अरे मुझसे ये शेर मैंने कहा था, ये गलती कैसे की मैंने, वो खुद हैरान हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इनायत का और इस नवाजिश मोहब्बत है। फरमाई। और सच तो ये है कि इल्म समझ में आता है जब नक़ाद के पास जाओ, जब आप जैसे तशरीह करने वाले शख्स के पास जाएं, किसी ऐसे प्रोफेसर के पास, तो वो समझ में आता है कि देखिए आप लाइल्मी में कुछ अच्छा काम कर गए हैं, है ना। तो वो बालों पर जो पता नहीं कब तक रहे आपके बाद, वो आपके होते हुए हम सीखने में मोहब्बत है। सीख रहे हैं आपसे। और मैं अब ये कि कुछ तो आपने पढ़ी दी और ये बता ही दिया कि कैसे त्रिवेणी बनी, और त्रिवेणी बस उसमें वही उसके मिजाज का मजा है त्रिवेणी का। मुझे याद है जोगिंदर पाल जी, उर्दू के बहुत बड़े अफसाना निगार, उन्होंने कहा था, मुझसे कहा था तुम्हारी ये त्रिवेणी आंख मारती है। तो बड़े बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने भी एक दफा कहा था कि मुझसे, अरे जरा बेटा इधर घर पे आओ, तुम आके समझाओ, ये मैं कोशिश कर रहा था। वो मुझसे हमारे घर पे आए थे सब लोग, तो बड़ी इनायत याद करते हैं हमको, तो कुछ त्रिवेणियां सुनाई थी उन्हें, तो वो खुश हुए, चलेंगे चलेंगे जरा घर पे आओ इधर। मुझे फोन किया कि ये पकड़ में नहीं आती, ये हाथ से निकल जाती। उसमें बस यही है कि वो जो जो बात है थोड़ी सी एक चौंका देने वाली, या एक बात कहने का ढंग है जो गुप्त है, पोशीदा है, और वो उन दोनों मिसरों के बीच में कहीं है, उसे ढूंढना है। और वो गंगा और यमुना के पानी जिस तरह से संगम पे नजर आते हैं, उनके नीचे वो जमींदोज नदी सरस्वती,
بس اسے اجاگر کرنا ہے, اسے دکھانا ہے. تو یہ فارم کرتے رہے. کملیشور جی نے سارے کا نکالا کرتے تھے, انہوں نے اس میں چھاپنی شروع کر دی. اور تب یہ کہ ایک جگہ ایک مقام پہ جا کے تب احساس ہوا جب میں ایک پروگرام میں احمد آباد گیا تھا, اور وہاں انر سرکل آف روٹری کا پروگرام میں مجھے جو پریزائڈ کر رہی تھیں یا محترمہ, انہوں نے مجھ سے کہا کہ تریوینیا سنائیے. تو میں ذرا سا رکا, میں کہ یہ اچھا ذکر یہاں تک آیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں کہا مجھے تو یاد نہیں رہتا, میں تو سب پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ زبانی نہیں یاد رہتا, میری یادداشت اس میں. کہیں نہیں یہ یاد, مجھے سب یاد ہے, میں آپ کو سناتی ہے, میں بتا دیتی ہوں, آپ دہراتے جائیے. تو تب لگا کہ ہاں تریوینی کہیں سفر میں ہے, چل رہی, آگے بڑھنی شروع ہو گئی. پھر ایک دفعہ آل انڈیا ریڈیو پر ایک انٹرویو میں اسی طرح سے کہا گیا. میری آواز آپ پہنچ رہی ہے ٹھیک؟ جی جی, ذرا سا قریب آ جائیے تو اور بہتر ہو جائے گی. ہاں تو جی ہاں, اب ہاں اب بہتر ہے جی. اچھا, تو وہاں پہ پھر ایک دفعہ فرمائش کی گئی کہ آپ تریوینیا سنائیے. تو تریوینیا سنانے لگے. تو وہی کہ کاغذ پہ لکھی ہوئی وہ ہونی چاہیے تھی, تو ٹھیک تو سنائی. تو تریوینی کا سفر جب یوں شروع ہوا تو پھر کہیں کہیں کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کیا. وہ ہندی کے رسالوں میں بھی اور اردو کے رسالوں میں بھی وہ شائع ہونے لگی. تو تب لگا کہ تریوینی نے چھو لیا ہے, یہ وہ چھونک لگ گیا ہے تریوینی کا ادب میں. نا چھونک لگایا جاتا ہے نا, مکانی شہناز جانتی ہیں اچھی طرح سے, مکانے کے بعد چھونک لگا دیا جاتا ہے. تو وہ مزہ آنے لگا لوگوں کو. پھر پاکستان میں جب اردو میں کہی جانے لگی تو وہاں پہ بھی پھر پتا چلا کہ وہاں تریوینی بیٹھک بھی ہونے لگی ہے. ایوب خاور نے بتایا ایک بار, وہاں کے شاعر ہیں, بڑے شاعر ہیں لاہور سے, کہ تریوینی بیٹھک ہوئی ہے بھائی تریوینی کے لیے. تو پھر لگا کہ ہاں چلو ایک اور اردو کا ادب, اردو ادب بہت بڑا ہے, بہت بڑا دریا ہے, اس میں یہ چھوٹی چھوٹی سٹریمز آتی ہیں, مل جاتی ہیں. تو ہم بھی ایک چھوٹی سی کہیں سے ایک سٹریم لے کر چلے آئے, اس میں شامل ہو گئے اور آپ تک پہنچے. جو ساحل پہ کھڑے مل گئے, آپ تک آ گئے, آپ نے ہاتھ پکڑ لیا تو اور حوصلہ افزائی ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے مدعو کیا جموں یونیورسٹی میں. تو دھار صاحب نے ایک بڑی اچھی محفل جمائی, بہت خوبصورت لگی. اور شہاب صاحب نے تو, مالک صاحب نے تو اس کو, آپ کی کتاب کا اجرا وہیں پہ ہوا, اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے سنتے رہے, اور کرتے کرتے اب یہ کہ وہاں کے سلیبس میں شامل ہو گئی. یہ ایک اور بڑی عنایت شہاب صاحب کی, جس کے لیے بڑا مشکور ہوں, اور ملک صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں میں اس بات. سر ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, ہماری یونیورسٹی کو اپنا یونیورسٹی سمجھتے ہیں, ہمارے وائس چانسلر آپ کے قریب رہتے ہیں, ہمارے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے. نہیں, میں تو وہاں آیا کرتا ہوں شہد کے لیے, شہد چاٹا کرتا ہوں. انشاءاللہ سر, یہی کورونا ختم ہوگا تو انشاءاللہ. خوبصورت شہناز کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں, یقینا تو اچھا لگتا ہے. تو گھر تو ہے وہ ہمارا, اور بلکہ میں کچھ تریوینیاں اس سلسلے میں پھر وہیں سے شروع کروں. تو یہ لگتا ہے کہ میں کشمیر ہی کے ذکر سے کیوں نہ کروں کہ کاشنی رنگ تھا, پشمینہ تھا, گلمرگ کی برفیں. واہ 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 واہ. کاشنی رنگ تھا, پشمینہ تھا, گلمرگ کی برفیں, اور بات کرتے تھے تو ہونٹوں سے نکلتا تھا دھواں. اچھا, واہ واہ واہ.
काशनी रंग था, पश्मीना था, गुलमर्ग की बर्फें, बात करते थे तो होंठों से निकलता था धुआं। वाह अब भी सीने से निकलता है वो दिन याद करें तो। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, अब बहुत होंठों खूब। से निकलता था बात करते हुए, अब सीने से निकलता है जब वो दिन याद करते हैं। वाह, यकीनन, वाह। अब जुस्तजू भी तो नहीं, न किसी चेहरे की उम्मीद। वाह। जुस्तजू भी तो नहीं, न किसी चेहरे की उम्मीद, क्यों नजर जाती है हर मोड़ पे, क्या देखना है। अच्छा है, बहुत जी, अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा। जुस्तजू भी तो नहीं, न किसी चेहरे की उम्मीद, क्यों नजर जाती है हर मोड़ पे, क्या देखना है। तू मेरे शहर में आई है, सुना है मैंने। अरे अच्छा। वाह, खूब वाह सुंदर। वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान, वाह ये वाह, सब बहुत बढ़िया। कमाल है, बहुत अच्छा। जुस्तजू भी तो नहीं, ना किसी चेहरे की उम्मीद, क्यों नजर जाती है हर मोड़ पे, क्या देखना है। हाँ, एक शहर में आई है, सुना है मैंने। ये बहुत बढ़िया सरप्राइज है जो इसका। इन्हीं का वो बिल्कुल सही कह रहे हैं वाइस चांसलर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिजाज है जो बात कहने का। और अब मनों का बोझ लेकर चल रहे हो। अब मतलब ये नज़्में जो कुछ कुछ त्रिवेणियां जो मैं नई बता दूं, आपको पेश कर दूं बहुत कि मनों का बोझ लेकर चल रहे हो, बहुत भारी है बोझा लेके चलना। वाह, वाह, ये शेर मुकम्मल है, आप में बात पूरी हो गई। और इसमें मुश्किल ये है कि आप तीसरे मिसरे का इंतजार करते हैं, लेकिन वो पहला शेर जज्ब होना चाहिए। क्या कहें, क्या कहें, बिल्कुल सही, क्या कहें, बिल्कुल क्या कहें। सही। मनों का बोझ लेकर चल रहे हो, बहुत भारी है बोझा लेके चलना। उम्मीदें कम करो, लंबा सफर है। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। क्या कहने हैं गुलजार साहब, वाह, उम्मीदें कम करो, बहुत लंबा सफर, बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा, बहुत, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। खूबसूरत शायरी। जी वाह। नवाजिश है, नवाजिश है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो चांद पे मेरा, आप जानते हैं, कॉपीराइट है हाँ, ना, वो उधार देता हूँ मैं लिखने के लिए। चांद का जिक्र तो कीजिए, और चांद का कई बार बगैर नाम लिए भी मैं कह लेता हूँ। अच्छा है, हाँ, कोई चप्पा नहीं छोड़ा, कोई कोना नहीं छूटा। अच्छा है, कोई चप्पा नहीं छोड़ा, कोई कोना नहीं छूटा, फलक को रात भर छाना है मैंने और सुबह कर दी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, सुभान अल्लाह, अरे क्या वाह, कहें, वाह 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 खूबसूरत। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। कोई चप्पा नहीं छोड़ा, कोई कोना नहीं छूटा, फलक को रात भर छाना है मैंने और सुबह कर दी। किसी की नथ का हीरा गिर पड़ा था रात को तारों में। अरे वाह, क्या किसी तशबीह है, वाह, का वो चांद की वो शक्ल, वाह, हाँ, चांद हाँ, हाँ। पूरा अच्छा, ही अच्छा। नहीं होता। वाह, 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 वाह। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। कोई चप्पा नहीं छोड़ा, कोई कोना नहीं छूटा, फलक को रात भर छाना है मैंने और सुबह कर दी। किसी की नथ का हीरा गिर पड़ा था रात तारों में। वाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, टूट गया है शायद रात का चांद बटन। चांद बटन, वाह, हाँ, टूटा हुआ चांद भी तो होता बहुत उम्दा, जी। बहुत उम्दा। है ना। अब वो सैयारों में और चांद में और अफलाक में, कॉस्मोस में अगर आप घूमें, हाँ, वो हाँ, जी। जैसे आपने साइंस का जिक्र किया, अब आज तुम आप कॉस्मोस में घूमते हैं, एक प्लेनेट तो नहीं है, बहुत से प्लेनेट हैं, और बहुत से जी, प्लेनेट्स के पास बहुत सारे प्लेनेट, बहुत सारे चांद भी हैं। बेशक, राइट, सैटर्न के साथ हैं, शनि के साथ बहुत सारे चांद हैं, 14 चांद हैं, जी। जुपिटर के साथ और हैं। अच्छा, प्लेनेट हमारे यहाँ एक ही है सिर्फ, तो वो टूट गया तो मुश्किल हो गई। अब टूट गया है शायद रात का चांद बटन, आधा टुकड़ा कल आकाश पे देखा था। अरे वाह, अरे क्या वाह। कहने, आधा टुकड़ा कल का आकाश पे देखा था। टूट गया है शायद रात का चांद बटन, आधा टुकड़ा कल आकाश पे देखा था।
शनि के पास तो 14 है, एक देगा क्या? अरे वाह, बहुत अच्छा। क्या क्या ख्याल है? बहुत अच्छा शनि सर, के पास तो 14 बहुत अच्छा। अच्छा, टूट गया है शायद रात का चांद बटन, आधा टुकड़ा कल आकाश में देखा था। वाह, और अब चांद ने कल खिड़की पे आकर दस्तक दी थी। तो अच्छा। चांदनी के मैंने कहा ना कॉपीराइटर है तो उसके बहुत तरह से ठीक है। चांद ने कल खिड़की पे आकर दस्तक दी थी, मैंने उठकर देखा बाहर कोई नहीं। अरे वाह, क्या सादगी, वाह वाह वाह, वो शेर अपने आप में मुकम्मल लगना चाहिए और वो जज्ब होना चाहिए। वाह 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 वाह। सही। चांद ने कल खिड़की पर आकर दस्तक दी थी, मैंने उठकर देखा बाहर कोई नहीं था। वाह, चिक पर चांदनी से कुछ लिखकर चला गया था। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, सुभान अल्लाह। ब्यूटीफुल। वाह वाह, चांदनी से कुछ लिखकर, बहुत अच्छा गुलजार साहब, बहुत अच्छा। ये आप ही का हक है। वाह वाह वाह। तभी तभी मेरी थोड़ी सी आंख लगी थी, चांद ने जब खिड़की पर आकर दस्तक दी थी। वाह वाह, तभी तभी वाह। कम इस्तेमाल होता है, कभी कभी इस्तेमाल होता है, तभी तभी कब इस्तेमाल होता है जी हाँ, है ना? तभी तभी, वाह तभी तभी मेरी थोड़ी सी आंख लगी थी, चांद ने जब खिड़की पर आकर दस्तक दी थी। वाह, तुमने कल कुछ कहला के भेजा था। अरे वाह। वाह 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 वाह। तीसरे मिसरे का कमाल है आपके पास, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इस शाख पे सुबह से गौरैया चहक रही है। अरे वाह, सुबह से गौरैया चहक रही है, तुमको मेरे घर से निकलते देखा होगा। अरे वाह। वो छोटी सी गौरैया एक चिड़िया शाख पे बैठी देख रही थी। शाख पे सुबह से गौरैया चहक रही है, तुमको मेरे घर से निकलते देखा होगा। रुसवा करने वाले अक्सर अपने होते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। मैं इसलिए मैं कहा कोई नई चीजें। अच्छा, चांद की एक और इमेज दूं मैं आपको। जरूर, आधा सर्कल होता है, जरूर जी। क्योंकि पूरे चांद का जिक्र सब करते हैं, चांद की 16 कलाओं का जिक्र नहीं होता, कितनी जगह पे कितनी शक्लों में आता है। किस घोड़े की नाल गिरी है तारों में। क्या अच्छा, वाह 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 वाह, किस घोड़े की नाल गिरी है तारों पे। वाह वाह, बहुत अच्छा है। किस घोड़े की नाल गिरी है तारों में, आधी रात ये कौन गया है पार फलक के। अरे बहुत अच्छा, क्या कहने गुलजार साहब, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तारों में आधी रात ये कौन गया है पार फलक के। अरे इश्क है जिसके पांव जमीन पर पड़ते नहीं। क्या कहने, वाह वाह, क्या इश्क है, पांव जमीन पर पड़ते नहीं, फलक वही गया होगा। वाह 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 वाह, गहराई, बहुत गहराई है सर, बहुत जी। अब बताइएगा जब आप उब जाएंगे, सीटी बजाइएगा, मैं बंद कर दूंगा। आप पढ़ते जाइए, हम सुनते जाएंगे आपके जो। अच्छा सुनिए, मौत के बाद बहुत लोगों ने जिंदा रखा। अच्छा है, मौत के बाद मालों पर गिरे जिनके, मौत के बाद बहुत लोगों ने जिंदा रखा, जिंदा था जब तक लोगों ने मारा उसको। अरे वाह, क्या जिंदगी, वाह, क्या बहुत अच्छा, क्या शेर खूबसूरत कह दिया आपने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर तीसरा मिश्रण ना कहना होता तो अच्छा होता जी। मौत के बाद बहुत लोगों ने जिंदा रखा, जिंदा था जब तक लोगों ने मारा। हाँ, मंटो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अरे वाह, अरे क्या कहने, फिर इनायत हो इसको गुलजार साहब, क्या खूबसूरत आपने मिनटों पर कह दिया, वाह वाह वाह। के बाद बहुत लोगों ने जिंदा रखा, जिंदा वाह वाह,
लोगों ने मारा उसको, हाँ मंडू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वाह, कितना सच्चा शेर, वाह। देखिए मेरे तो 12 बज गए हैं, आपके बजे कि नहीं अभी देख लीजिए, 12:05 हो गए हैं, निकल गए हैं। कुछ और सुनाइए आपकी। सुना है एक शख्स है गली के मोड़ पर, वाह, आज भी वो चैन की नींद सोता है। वाह वाह, गली की मोड़ पर, वाह। हाँ सुना है एक शख्स है गली के मोड़ पर, वाह, आज भी वो चैन की नींद सोता है। चल के देखें तो जरा वो किस जमाने का, अरे वाह, चल के देखें तो जरा है किस जमाने का। जमाने का, वाह वाह, इस बहुत जमाने अच्छा, में बड़े चैन से सो रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोस्त ने राज ऐसे फाश किया, दोस्त ने राज ऐसे फाश किया, दोस्त ने राज ऐसे फाश किया, जूठे बर्तन में जैसे दूध फटे। अरे वाह, अरे वाह, वाह, ये इसकी इमेज का मजा है बस। वाह वाह वाह, रोज दोस्त ने राज ऐसे फाश किया, जूठे बर्तन में जैसे दूध फटे, लब से निकली जो बात बात गई। क्या कहें, लब से निकली जो बात बात गई, वाह, बात गई। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अपनी फाइल में तलाश कीजिएगा मनोज साहब। जी एक 9 साल का लड़का मेरे साथ आया था, एक 9 साल का लड़का मेरे साथ आया, एक 9 साल का लड़का मेरे साथ आया था, देखना मेरी फाइल में वो है या भाग गया। अच्छा है, अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या खूबसूरत, वाह। क्या कहें, साहब जी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, कमाल है। एक 9 साल का लड़का मेरे साथ आया था, देखना मेरी फाइल में वो है या भाग गया, कहीं किसी कागज के साथ ही टांक दिया ना हो, कहीं किसी कागज के साथ ही टांक दिया ना हो। वाह, और मैं एक मार्क किया था, हाँ वो तो मैंने आपको सुना दी, कश्मीर। और एक और है, अब जिस तरह का वक्त गुजरा है, हालांकि मुश्किल से गुजरा लेकिन निकला। जी, घास की पत्ती भी न मुड़ी पैरों के तले, घास की पत्ती भी ना, वाह वाह, पैरों तक, घास की पत्ती भी न मुड़ी पैरों के पैरों तले, के तले, कुछ तक कोई कूद फलांग के टाप गया। वाह 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 वाह, एक इमेज है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत, घास की पत्ती भी न मुड़ी पैरों के तले, खरगोश था कोई कूद फलांग के टाप गया, कितनी जल्दी देखा आपके साल गया। अरे वाह, बहुत वाह अच्छा, वाह वाह वाह, क्या कितनी कहने, क्या कहने, वाह, आपके साल गया। बहुत, आपने जिक्र किया था अवधी साहब, जी, और मैं उसी का जिक्र एक और तरह से ये कर रहा हूँ, वो दोनों दावेदार थे अपनी जबान के। अरे वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत है ये, जी, वो दोनों दावेदार थे, वो दोनों दावेदार थे अपनी जबान के, उर्दू तेरी जबान ही हिंदी मेरी नहीं। अरे वाह 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 वाह, वाह, वो दोनों दावेदार थे अपनी जबान के, उर्दू उर्दू तेरी तेरी, जबान ही हिंदी मेरी नहीं। क्या कहने, क्या बेअदब अंग्रेजी में लड़ते हुए देखे। बहुत उम्दा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, क्या क्या हकीकत आपने पेश की है, वाह 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 वाह, वाह, बहुत No, I don't believe you, I don't trust you, and that's not my expression. वो वाह, दोनों दावेदार थे अपनी जबान के, उर्दू तेरी जबान ही हिंदी मेरी नहीं, दो बेअदब अंग्रेजी में लड़ते हुए देखे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, अब खूबसूरत, बताइएगा मैं कब खत्म करूं।
जेवर खरीदने जमीन रात गई थी. जेवर खरीदने, वाह, हाँ, जमीन रात रात गई गई थी. रात थी, गई थी। वाह वाह वाह। तारे सजा के आसमां बैठा हुआ था. अरे वाह। सुभान जेवर खरीदने जमीन रात गई थी, तारे सजा के आसमान बैठा हुआ था. सूरज के साथ ब्याह है सुबह जमीन का. अरे वाह, सूरज के साथ ब्याह है सुबह जमीन का, सुबह जमीन. खूबसूरत, वाह वाह। बहुत खूब। मेरा ख्याल है काफी हुए. अब तो कभी नहीं कही, काफी हो गए आपके समय के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। यकीनन जो त्रिवेणियां आपने सुनाई जी, ये उसे न सिर्फ हम महसूस हुए बल्कि हमारे जो सामीन हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, वो कमेंट्स के जरिए अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं। कसीर तादाद में इस प्रोग्राम को लोग, डॉक्टर मोनिका जोशी लिख रही हैं कि गुलजार साहब की त्रिवेणियां जो है लाजवाब है। कविता सोरी जो है लिख रही हैं कि गुलजार साहब हमारा सासा हैं। और इसी तरह से हमारे टीचर्स और स्कॉलर्स जो है अपने ख्यालात का, आशीष शर्मा बहुत खूब सर लिख रहे हैं। ये हमारे जितने भी दूसरी जबानों के लोग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग जुड़े हुए हैं। क्या ही खूब गुलजार साहब एक साहब लिख रहे हैं और शेख इश्तियाक अहमद भी लाजवाब लिख रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे आरिफ अयूब, बहुत उम्मीद, उम्दा सर और बहुत सारे कसीर तादाद में जो कमेंट्स आए हैं इस प्रोग्राम में। विनायक शर्मा जी, अब ये इतने नाम है कि कुछ को तो मैं जानता भी नहीं हूँ कैसे जुड़ गए हैं इस प्रोग्राम से, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलजार साहब, हमने अपनी जो शुरुआत की थी गोल्डन जुबली तकरीबात की, वो आपसे की थी और हम इसका इख्तिताम भी, हमारे वाइस चांसलर साहब की ख्वाहिश है कि हम इसका इख्तिताम भी आपके मौजूदगी में ही करें। और इस सिलसिले में आप पर जो किताब आई हुई है आपके अफसानों के हवाले से, जम्मू से हमारी यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने जो एमफिल की डिग्री हासिल की है, वो किताब छपकर आई है। तो हम चाहते हैं कि उसी इख्तितामी तकरीब में उसको रिलीज भी किया जाए और इंशाल्लाह जो ही हालात बेहतर होते हैं हम वाइस चांसलर साहब से सलाह करके इनके साथ बैठकर आपको दोबारा जम्मू के अवाम से रूबरू कराएंगे, ताकि जो तिश्तगी गुज़िश्ता साल रही है वो हम इस साल पूरी करें, अगले साल पूरी करें मार्च में। और इंशाल्लाह हमारी सबकी दुआ है कि ये कोरोना की वबा जल्द से जल्द दूर हो जाए, ताकि जिंदगी एक दफा फिर पटरी पर लौट आए और हम अपनी सरगर्मियां कैंपस पे उसी तरह से शुरू करें कि जिस तरह से पहले की जाती थी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दावत देता हूं निहायत ही शरीफुल नफ्स और निहायत ही डायनेमिक वाइस चांसलर जनाब मनोज धर साहब को। धर साहब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ बबांगे दोहल के काम करने का जज्बा कोई उनसे पूछे, काम करते हैं और फिर उसका पता भी ना चले। और फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे उनकी पसंद आती है एज ए कुलीग, वो इनकी शराफत है जो बहुत कम लोगों में मैंने देखी है। बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान है, किसी के खिलाफ न सोचने वाले, किसी को नुकसान देने वाले, न देने वाले इंसान हैं। ये खुसूसियात बहुत कम लोगों में मौजूद होती हैं और ये खुसूसियत जो है हमारे मनोज धर में बदरजे अतुम मौजूद है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं जनाब मनोज धर साहब को उनके सदारती खुतबे के लिए दावत देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा आदाब सब लोगों तक पहुंचा दीजिए, जरूर सुन रहे हैं, देख रहे हैं जरूर, और जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। नहीं मोहब्बत, आपने बहुत उम्दा किया।
موسٹ ریسپیکٹڈ گلزار صاحب اور تقی آبدی صاحب، پروفیسر شہاب ملک صاحب اور جتنے بھی لوگ ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہیں، ان سب کا میں جموں یونیورسٹی کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ گلزار صاحب، یہ آج جو ہے بہت دیر بعد ہم لوگ ایک حساب سے لانگنگ فار دس ڈے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ وہ ایک موقع ہمیں ملا، اور میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ کہتا ہوں۔ اور یہ جو آج آپ کے ساتھ ہم تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، کیونکہ وقت کی کمی ہے، آپ کی مصروفیات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب ہم لوگ جو یہ سال کیسے گزرا، یہ کچھ پتہ نہیں، بہت مشکل سے گزرا جیسے آپ نے کہا، لیکن پتہ نہیں چلا، یہ سال ایسے پھسل گیا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے شروعات کہاں کی تھی اور ہم آج دسمبر میں پہنچ گئے، سال کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں۔ لیکن جو مشکلات اس سال کی آئی ہیں، ان میں میں کہتا ہوں بڑی دیر بعد آج موقع ملا، ایک لطف پایا، اور آپ نے جو تریوینیاں سنائی، جو نئی آپ نے سنائی، جو آپ کا کلام ہے، وہ سن کے یہ بالکل وہ جو ایک تھکان سی ہو گئی ہے اس پورے ایک سال میں، جو ہم لوگ کام کر رہے تھے لیکن لگ بھی نہیں رہا تھا کہ کام کر رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں، بہت طرح سے ایک تھکان سی محسوس ہو گئی۔ لیکن آج ایک ایسا ایک سکون ملا آپ کے یہاں رہتے، اور آپ نے جو کلام ہمیں سنایا، جو آپ کی تازہ تریوینیاں ہیں، ان کو سن کے، ان کو سمجھ کے، اب جتنی ہماری سمجھ ہے اور جتنا ہم سمجھ پائے، لیکن جو گہرائی اور جو ڈیپتھ آپ کے اس میں ہے، وہ اس کو تو سمجھنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ لیکن پھر بھی جو ہم سمجھ پائے، جتنا سمجھ پائے، اس کے لیے دل سے بہت بہت شکریہ۔ اور آج بہت مزہ آیا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ نہیں بولوں تو اچھا رہے گا، کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے، اور آپ نے جیسے بتایا اس کے بعد کچھ کہنا میرے لیے میں اتنا قابل نہیں ہوں کہ میں اس بارے میں کچھ تبصرہ کروں۔ تقی آبدی صاحب نے جس طرح سے آپ کے جو تریوینی ہیں ان کا جو ایک ایکسپلینیشن دیا، اور جس طرح سے انہوں نے بتایا، تو مجھے لگا کہ بہت زیادہ جو اس کی ڈیپتھ تھی جس کے بارے میں انہوں نے بتایا، تو تقی آبدی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ بھی جڑتے رہیے، کیونکہ ہم گلزار صاحب نے جو کہا ہے، جو لکھا ہے، اس کو جیسے آپ نے ایکسپریشن کیا، تو وہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت چیز تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تریوینی ہے، اور اپنے ہمیشہ جیسے ہمارے اپنے سائنٹیفک فیلڈ میں بھی جب ہم کوئی نئی چیز ڈسکور کرتے ہیں، تو پھر وہ جو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور سب سے بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب آپ کی کوئی چیز جو آپ نے ڈسکور کی ہے، اس کو لوگ اس کا استعمال کریں، اس کو اپنے اس کو سائٹ کریں، جیسے سائٹیشنز ہیں ہماری ریسرچ میں، سائٹیشنز ہیں۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور سائنٹسٹ آپ کے کام کو سائٹ کرتا ہے، تو ایک اندرونی جو ایک خوشی ہوتی ہے، وہ ایکسپلین کرنا، وہ اس کا بتانا بہت مشکل ہے کہ آپ اپنی جاب میں، اپنے کام میں، مجھے لگتا ہے سب سے بڑی سیٹسفیکشن یہی ہے کہ جب آپ کے کام کو کوئی اور جو ہے وہ اپنے کام کے ساتھ جوڑے، اس کا استعمال کرے۔ اور اگر یہ قصہ آپ کی لائف ٹائم میں ہو تو اس سے زیادہ کوئی بڑی بات ہوتی نہیں، کیونکہ اپنے لائف ٹائم میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوئی چیز جو آپ نے ڈسکور کی، اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ گلزار صاحب کو اس چیز کی بہت بڑی سیٹسفیکشن ہوگی کہ جو آپ کا کام ہے، بے تریوینی شک، ہے، وہ کوئی اور جب اس پہ کام کرتے ہیں، اس کو اور بڑھاوا دیتے ہیں، اس کو اور اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، تو جموں یونیورسٹی اپنے آپ میں بہت ہی لکی ہے، بہت اپنے آپ میں سمجھتا ہوں کہ بہت لکی ہیں۔ اور ہم لوگ آپ یہاں آئے، آپ نے ہمارے یہاں جو گولڈن جوبلی سیلیبریشنز تھی ان کا آپ نے شروعات کی، تو
نہ صرف وہ بلکہ آپ کے دل میں جموں یونیورسٹی کے لیے جو جگہ ہے، یا میں سمجھتا ہوں شاید دل کا کوئی ایک چھوٹا سا کونا جس میں میرے لیے آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ ہے، تو میں اپنے آپ کو بہت بہت فارچونیٹ سمجھتا ہوں کہ مجھے موقع ملا کہ گلزار صاحب نے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے منوج جی بلا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میرے لیے اس سے زیادہ خوش قسمتی ہو نہیں سکتی کہ آپ میرا نام جو ہے، پہلا نام آپ مجھے لیں. میں ہمیشہ چاہوں گا کہ آپ اسی نام سے مجھے بلائیں، اور ہمیشہ میرا اپنا آشیرواد میرے اوپر رکھیں. بہت بہت شکریہ، اور بہت امید کے ساتھ کہ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ ہماری یونیورسٹی میں آئیں، تشریف لائیں، اور ہم ایک اچھا سا جو پروگرام ہے وہ اس کا انعقاد کریں گے. میں ملک صاحب کو کہوں گا پلیز. نمسکار. بہت بہت تقی اور صاحب شکریہ. عابدی صاحب ضرور آئیں. حاضر ہوں گا انشاءاللہ. شکریہ وائس چانسلر صاحب. آپ کی وجہ سے ہی یہ پاسبل ہو پایا کہ ہم گلزار صاحب کے ساتھ ایسے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ان سے مل پائے ہیں پچھلے سال، لیکن اب بہت دیر سے تمنا تھی کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو. تو آپ کا بہت بہت شکریہ تقی عابدی صاحب، بہت شکریہ. نہیں، آپ حکم فرمائیں. گلزار صاحب جو ہے ہمارے لیے شمع فروزاں ہیں، اور انہی سے محفل آپ کے جو ہے روشن ہوتی ہے. میں صرف گلزار صاحب، میں صرف ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو تربینی ہے وہ بک کارنر نے آپ کے پاکستان میں، اور پھر آپ کے جو ہے ہندوستان میں بھی اویلیبل ہے وہ، اور یہ آپ کے انڈیا میں بھی آپ کے شائع ہو چکی ہے. اور آپ کی کیا کہتے ہیں، اب یہ جدید تربینیاں جو آئیں گی وہ بھی لوگوں نے سنی ہیں، اور اس پہ بھی کام ہوگا. اور تمام یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ اپنے نصاب میں رکھیں، اور اس کو ہمارے شعراء کو چاہیے کہ اس پر اپنی پوری طریقے سے تخلیق کو جاری رکھیں. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. ہم نے جب کوشش کی تو بہت ہی آپ کے تخیل کے معیار کو بالا لے جاتی ہے. میں بہت ممنون ہوں. آپ کی بہت سی تربینیاں جدید تھیں جو میں خود آپ کے جو ہے سن رہا تھا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. آپ میں سب سے پہلے گلزار صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ نہیں، سننا چاہتا. گلزار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہماری آج کی اس دعوت کو قبول کیا، اور ہمیں خوشی ہے، بلکہ ہمیں فخر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بلکہ نہ صرف جڑے ہوئے ہیں بلکہ آپ ہمیں عزیز سمجھتے ہیں، اپنے قریب سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اس پر ہمیں ناز ہے اور ناز رہے گا. وائس چانسلر صاحب نے بڑی عمدہ باتیں آپ کی تربینی سے متعلق کہیں، اور یہ احساس دلایا ہمیں کہ گلزار صاحب ہمارے اپنے ہیں، اور جس طرح سے آپ ان کو منوج کہتے ہیں اسی طرح سے آپ مجھے شہاب کہیں تو بہتر ہوگا. جب آپ شہاب صاحب کہتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ اس میں وہ اپنا پن نہیں دکھائی دیتا ہے کہ جو اپنا پن آپ کے دل میں ہمارے لیے ہے. تو اس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں، اور میں تقی عابدی صاحب کا شکریہ ادا کرنا اپنا اولین فرض اس لیے سمجھتا ہوں کہ جب بھی مجھ میں تھوڑا سا ڈھیلا پن آ جاتا ہے تو یہ مجھے چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکساتے ہیں کوئی نہ کوئی پروگرام کرنے پر. اور آج جب میں بیمار ہوا، جب میں ہاسپٹل سے آیا، اور اس کے بعد جب میں گھر پہ 1 مہینے رہا، تو انہوں نے سمجھا کہ شہاب اب بالکل ہی بیٹھ گیا ہے، تو کہا کہ گلزار پہ پروگرام کروا دیجئے اور فلانی ڈیٹ کو کروا دیجئے، اس دن میں اویلیبل رہوں گا. تو میں نے اسی دن جو ہے فیصلہ کیا اور وائس چانسلر صاحب سے اسی دن اجازت لی. تو ان کی وجہ سے یہ پروگرام ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو رسپانس مجھے کمنٹس میں آ رہا ہے، یہ بہت سارے لوگوں نے پروگرام دیکھا، اور جو جس طرح سے یہ پذیرائی ہوئی ہے اس پروگرام میں، ابھی بھی لکھ رہے ہیں. مینا جو ہے ہماری میڈم جو ہے کنگریچولیشن ٹو پروفیسر وائس چانسلر صاحب کو کر رہی ہیں، مجھے کر رہی ہیں.
गुलजार साहब को सतनाम मैडम याद आई होंगी कि जो हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी जब ये आए थे। तो इस तरह से हमारे टीचर्स इससे जुड़े हुए थे, लंदन से लोग जुड़े हुए थे, मैंने देखा इसमें कनाडा से लोग थे, इसी तरह से मैंने देखा कि अमेरिका से कुछ लोग जुड़े हुए थे हमारे दोस्त, और ये पुणे से उज़मा जी जुड़ी हुई हैं, अरोज राजपूत हैं कोई हमारी देखने वाली, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। मैं रागिब देशमुख साहब हैं महाराष्ट्र से, मैं सबका फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करता हूं। और इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जब खुलेगी ट्यूसडे को, तो इस तमाम प्रोग्राम की रिपोर्टिंग जो है वो मुख्तलिफ अखबारात में आएगी, और इस तरह से हम आज का ये प्रोग्राम मुनक्कद करने में कामयाब हुए। इसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब से लेकर गुलजार साहब, तकी आबदी साहब और हमारे सामीन जो हैं उनका शुक्रिया एक दफा फिर अदा करता हूं इस कामयाब तरीन प्रोग्राम के साथ, इन अल्फाज के साथ कि गुलजार साहब एक ऐलान ये कर दीजिए कि YouTube कल से अवेलेबल रहेगी, ये आपके पूरे प्रोग्राम की YouTube कल से देख सकेंगे आपके। जी जी, इसका YouTube पर प्रोग्राम जो है कल से चलेगा, और हमारे फेसबुक पे भी ये प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि इंशाल्लाह, बल्कि वादा करता हूं कि इंशाल्लाह जो ही हालात ठीक होंगे तो गुलजार साहब को हम जरूर, अगर अदबी दावत के लिए तो नहीं लेकिन शहद खाने के लिए जरूर हम जम्मू बुलाएंगे, और यहाँ का जो मशहूर और मारूफ शहद है उनकी खिदमत में पेश किया जाएगा। हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और वाइस चांसलर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और तकी आबदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया, ममनून ममनून। तकी आबदी साहब बहुत उम्दा रहा प्रोग्राम।